नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सत्यजीत रे की कहानी फेलुदा सीरीज की है। आप फेलुदा के बारे में तो जानते ही होंगे। घुरघुटिया की घटना। फेलुदा जासूस थे, तो सत्यजीत रे की कहानियों के जासूस फेलुदा हैं। तो उनकी एक कहानी है घुरघुटिया की घटना। सत्यजीत रे की अन्य कहानियाँ आप हमारी प्लेलिस्ट तथा एंड स्क्रीन में दे दूंगी। आप कहानी के अंत में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य लेखकों की कहानियाँ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और आप हमारी प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं घुरघुटिया की घटना। जिसने घुरघुटिया में बुलाया है फेलुदा को, तो उन्होंने सबसे पहले एक पत्र लिखा। ग्राम घुरघुटिया, पत्रालय पलासी, जिला नदिया, 3 नवंबर 1974। सेवा में श्री प्रदोष मित्र महोदय, आपके कीर्ति कलाप के बारे में सुनने के बाद आपसे भेंट करने की इच्छा मन में जगी है। यह जरूर है कि इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। आपको आने के बाद इसका पता चलेगा। आप यदि 73 साल के वृद्ध के अनुरोध की रक्षा करने का कष्ट स्वीकार कर सके तो अविलंब पत्र लिखकर सूचित करें। घुरघुटिया आने के लिए पलासी स्टेशन पर उतरकर 5.5 मील दक्षिण आना होगा। सियालदह से कई ट्रेनें यहाँ आती हैं। उनमें से 365 अप लालगोला पैसेंजर दोपहर 1:58 में खुलती है और शाम 6:11 में पलासी पहुँचती है। स्टेशन पर मेरी गाड़ी मौजूद रहेगी। रात में आप मेरे घर पर ही ठहरेंगे। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे ट्रेन पकड़कर वापस जा सकते हैं। शुभेशी, काली किंकर मजुमदार। चिट्ठी पढ़कर फेलुदा को वापस करते हुए मैंने कहा, पलासी का मतलब क्या वही पलासी जहाँ युद्ध हुआ था? अरे, बंगाल में और कितने पलासी नामक स्थान हैं? फेलुदा ने कहा। तब हाँ, अगर तू यह सोचता है कि यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक चिन्ह हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी। कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में जिस पलाश वन का उल्लेख है और जिसके कारण इसका नाम पलासी नाम पड़ा था, उस पलाश वन तक का भी अब यहाँ कुछ अता पता नहीं है। तुम जा रहे हो? फेलुदा ने कुछ देर तक चिट्ठी की ओर देखते हुए कहा। बूढ़ा आदमी इस तरह बुला रहा है, इसके अलावा उद्देश्य क्या है, यह जानने का भी तो कौतूहल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि देहात में सर्दियों में सुबह शाम मैदान पर किस तरह धुआं जमा रहता है, यह तूने क्या देखा है? पेड़ों का सिर्फ तना और ऊपरी भाग ही दिख पड़ते हैं। शाम वहाँ एकाएक उतर आती है और उसके बाद ही हड्डियों को कपाने वाली ठंड पड़ने लगती है। यह सब बहुत दिनों से नहीं देख सका हूँ। तोपसा, एक पोस्ट कार्ड तो ला। चिट्ठी पहुंचने में 3-4 दिन लग सकते हैं। इसका हिसाब करने के बाद ही फेलुदा ने काली किंकर मजुमदार को तारीख की सूचना दे दी थी। हम उसी के अनुसार 365 अप लालगोला पैसेंजर में चढ़कर 12 नवंबर रविवार को शाम 6:30 बजे पलासी पहुंचे। ट्रेन के डिब्बे से ही हमने धान के खेतों में एकाएक शाम को उतरते देखा। हम जब स्टेशन पर पहुंचे तो चारों तरफ रोशनी थी। हालांकि आकाश पूरे तौर पर अंधेरा नहीं हुआ था। टिकट कलेक्टर को टिकट देकर बाहर निकलने पर जिस गाड़ी पर हमारी निगाह पड़ी वही मजुमदार साहब की गाड़ी थी। इसमें कोई संदेह नहीं। इस तरह की गाड़ी हमने कभी देखी नहीं थी। फेलुदा ने बताया बचपन में उसने ऐसी एक आध गाड़ी शायद देखी हो, मगर इसके नाम से वह परिचित है। कपड़े की हुड वाली गाड़ी है। एम्बेसडर से 1.5 गुना लंबी अमरीकी गाड़ी, नाम हॉप मोबिल। गाड़ी की बॉडी का गाढ़ा रंग जहां तहां उखड़ गया है। हुड के कपड़े पर 3 जगहों में पैबंद लगे हैं। फिर भी न जाने क्यों गाड़ी को देखकर मन में एक ममता जगती है। इस तरह की गाड़ी के साथ चपरासीधारी ड्राइवर बहुत ही फवता। उसके स्थान पर जो व्यक्ति है वह मामूली धोती और सफ़ेद कमीज पहने हैं। वह गाड़ी के अंदर पीठ टिकाए सिगरेट का कश ले रहा था। हमें आते देखकर उसने सिगरेट फेंक दी और खड़ा होकर बोला, आप लोग क्या मजुमदार साहब के घर जा रहे हैं? जी हाँ, फेलुदा ने कहा। घुरघुटिया जाना है, आइए। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोल दिया। हम
40 वर्षों की पुरानी गाड़ी के अंदर सामने की ओर पैर फैलाकर और पीछे की तरफ पीठ टिकाकर आराम से बैठ गए। ड्राइवर ने हैंडल घुमाकर गाड़ी स्टार्ट की और वह गुरगुटिया की ओर रवाना हो गई। रास्ता ठीक नहीं है, गाड़ी का स्प्रिंग भी पुराना है, इसलिए हम आराम नहीं कर सके। फिर भी गाड़ी जब पलासी बाजार पार कर गांव के खुले रास्ते पर आई तो आंख और मन दोनों ही एक साथ आनंद का उपभोग करने लगे। फेलुदा ने ठीक ही कहा था। धान से भरे खेतों के पार पेड़ पौधों से घिरे छोटे छोटे गांव नजर आ रहे हैं और उसके आसपास धुएं के ढेर घटा की तरह जमीन से 8-10 ऊपर बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ देखने से ऐसा लग रहा था जैसे सुंदर चित्र बिखरे पड़े हों। इस तरह के स्थान में एक पुराने जमींदार की हवेली हो सकती है, यह जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मगर 10-1 मिनट चलने के बाद रास्ते के दोनों किनारों के पेड़ पौधों को देखने पर पता चला कि हम जामुन और कटहल से भरे एक बागीचे से होकर गुजर रहे हैं। उसके बाद रास्ता जब दाहिनी ओर मुड़ गया और हम एक जीर्ण मंदिर पार कर चुके तो नौबत खाने के साथ एक सेवार से भरा सफ़ेद फाटक दिख पड़ा। हमारी गाड़ी 3 बार हॉर्न बजाकर जैसे ही फाटक के अंदर पहुंची, हमें एक विशाल हवेली दिखाई पड़ी। पीछे की तरफ संध्या के आकाश से लालिमा समाप्त हो चुकी है और उसके स्थान पर एक बैगनी आभास है। अंधेरी हवेली आकाश के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी है। हवेली की हालत ऐसी है कि वह जादूगर में रखने के लायक हो गई है। दीवार में लोनी लग गई है, पूरे मकान का पलस्तर झड़ गया है और ईंटें बाहर निकल आई हैं। उन ईंटों में भी दरारें पड़ गई हैं और उन दरारों में पेड़ पौधे उगाए हैं। गाड़ी से उतरकर फेलुदा ने पूछा, इस तरफ बिजली नहीं है क्या? जी नहीं, ड्राइवर ने कहा। 30 वर्षों से सुन रहा हूँ कि अब आई, मगर अब तक आई ही नहीं। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से ऊपर की ओर ताकने पर 2 मंजिले की बहुत सी कोठरियाँ और की खिड़कियाँ दिख रही हैं, मगर उनमें किसी में भी रोशनी नहीं है। दाहिनी ओर कुछ दूरी पर झाड़ियों की फाक से एक छोटा कमरा दिख रहा है जिसमें एक लालटेन टिमटिमा रही है। शायद माली या दरबान या उसी की श्रेणी का कोई आदमी उस कमरे में रहता है, मन ही मन सोचा। फेलुदा बिना पता लगाए यह किस प्रकार के स्थान पर चला आया। एक लालटेन की रोशनी हवेली के सदर दरवाजे से आकर बाहर की जमीन पर पड़ी। उसके बाद ही एक बूढ़ा नौकर दरवाजे की चौखट पर आकर खड़ा हुआ। इस बीच ड्राइवर गाड़ी को गैरेज के अंदर ले जा चुका है। नौकर ने बहुत सिकोड़कर हमारी ओर देखा और उसके बाद बोला, अंदर चले आइए। हम दोनों उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर जाने लगे। हवेली बहुत लंबी चौड़ी जगह घेरे खड़ी है, यह हम अच्छी तरह समझ रहे थे, मगर बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं। दरवाजे बौने जैसे दिखते हैं, खिड़कियाँ कलकत्ते के मामूली से मामूली घर की खिड़कियों की तुलना में आधी हैं। छत एक तरह से हाथ से छुई जा सकती है। फेलुदा से पूछने पर उसने बताया कि 150-200 साल पहले बंगाल के जमींदारों की हवेलियां ऐसी ही हुआ करती थी। लंबे बरामदे को पार कर हम दाहिनी ओर मुड़े और सीढ़ियां तय करके जब ऊपर पहुंचे तो एक आश्चर्यजनक चीज पर हमारी निगाह पड़ी। फेलुदा ने कहा, इसे चापा दरवाजा कहते हैं। डकैतों को रोककर रखने के लिए इस तरह के दरवाजे बनते थे। इस दरवाजे को बंद करने से वह सीधे खड़ा नहीं रहता, मुड़कर सिर के ऊपर सीलिंग की तरह तिरछे होकर लेट जाता है। दरवाजे पर जो छेद देख रहे हो, उनमें बल्लम घुसाकर डाकुओं को भगाया जाता था। दरवाजा पार करने के बाद एक लंबा बरामदा मिला, जिसके परले सिरे पर आले पर एक दिया जल रहा था। उसी की बगल के एक दरवाजे से हम तीनों ने एक कमरे के अंदर प्रवेश किया। यह एक बड़ा कमरा है। अगर सरोसामान रहता तो वह और भी बड़ा प्रतीत होता। एक विशाल पलंग कमरे का करीब करीब आधा हिस्सा दखल किए हुए है। उसके सिरहाने बाईं ओर एक मेज है और उसकी बगल में एक संदूक। इसके अलावा 3 कुर्सियां, एक साधारण अलमारी और बाईं ओर एक मेज है जिस पर फर्श से छत तक किताबें ठुसी हुई हैं। उसकी बगल में एक संदूक है। इसके अलावा कुर्सियां हैं और पलंग का एक कंबल ओढ़े बूढ़ा पड़ा हुआ है। मेज पर रखी एक मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है और उस रोशनी में यह पता चल रहा है कि सफ़ेद दाढ़ी और मूंछों के अंतराल से वह व्यक्ति हमारी ओर देखता हुआ मुस्कुरा रहा है। बैठिए, काली किंकर मजूमदार ने कहा, या बैठो कहूँ।
तुम तो उम्र में मुझसे आधे से भी कम लगते हो। तुम ही संबोधन करना अच्छा रहेगा। कहो, ठीक कह रहा हूँ ना? जरूर। फेलुदा ने मेरे बारे में चिट्ठी के द्वारा ही सूचना भेज दी। अब उनसे मेरा परिचय कराया। एक बात मेरे ध्यान में आई और यह कि ये हमारे नमस्कार के उत्तर में उन्होंने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। हम पलंग के सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए। मेरी चिट्ठी पाकर जरूर ही कौतूहल हुआ होगा, उन्होंने हौले से मुस्कुराकर कहा। अरे जी, ना होता तो हम इतनी दूर आते ही क्यों? ठीक है, मजुमदार साहब सचमुच ही खुश हुए। यह साफ साफ पता चल जाता है। अगर तुम ना आते तो मुझे दुख होता। इसके अलावा अपने एक पावने से तुम्हें वंचित हो जाते। पता नहीं ये किताबें तुम्हारे पास है या नहीं। उनकी दृष्टि मेज की ओर चली गई। मोमबत्ती के पास ही 4 मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। फेलुदा उठकर वहां गया और किताबों को उलट पुलट कर बोला, बाप रे, ये तो दुष्प्राय पुस्तकें हैं और हर पुस्तक मेरे पेशे से संबंधित है। आप क्या किसी जमाने में? नहीं नहीं, उन्होंने हंसकर कहा, मैंने खुद कभी जासूसी नहीं की। इसे तुम मेरी जवानी का एक शौक या हॉबी ही कह सकते हो। आज से 52 साल पहले हमारे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस को खबर दी गई। मेलकम नामक एक अंग्रेज जासूस ने खूनी को पकड़वा दिया। उसी मेलकम से बातचीत करने के बाद मेरे मन में जासूसी के प्रति कौतूहल पैदा हुआ। उसी समय इन किताबों को खरीदा था। उसके साथ ही जासूसी कहानियां पढ़ने का शौक हुआ। एमिल गैबरियो का नाम तुमने सुना है? हाँ हाँ, फेलुदा ने उत्साह के साथ कहा। फ्रांसीसी लेखक थे जिन्होंने पहली जासूसी पुस्तक लिखी थी। काली किंकर मजुमदार सिर हिलाकर बोले, उनकी सारी पुस्तकें मेरे पास हैं। इसके अलावा एडगर एलन पो और कॉनन डॉयल की तो है ही। जितनी भी पुस्तकें मैंने खरीदी हैं सब की सब 40 साल या उससे पहले की हैं। इन पुस्तकों के अलावा मेरे पास कोई आधुनिक पुस्तक नहीं है। यह जरूर है कि इस दिशा में आज काम बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत से वैज्ञानिक उपायों या आविष्कार हो चुका है। और हाँ, तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना है उनसे पता चलता है कि तुम और जो कुछ भी तुमने किया है उनमें तुम्हें सफलता हासिल हुई है। क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ? सफलता की बात तो मैं नहीं जानता, पर मेरे तौर तरीके के बारे में आपने जो कुछ कहा सही है। वह सब जानने सुनने के बाद ही तो मैंने तुम्हें बुला भेजा है। वे एक क्षण के लिए चुप हो गए। फेलुदा अपनी जगह पर लौट आया। मोमबत्ती की स्थिर शिखा की ओर कुछ देर तक निहारने के बाद काली किंकर बाबू बोले, मेरी उम्र 70 से ज़्यादा हो चुकी है और तबीयत भी अच्छी नहीं रह रही। जब चल बसूंगा तो इन पुस्तकों की क्या हालत होगी पता नहीं, इसलिए सोचा तुम्हें अगर सौंप दूं तो तुम इन पुस्तकों की कद्र करोगे। फेलुदा अवाक होकर आले पर रखी पुस्तकों की ओर देख रहा था। बोला, यह सब क्या आपकी अपनी पुस्तकें हैं? काली किंकर बाबू बोले, मजुमदार वंश में एकमात्र मुझे ही पुस्तकों का शौक था। इसके अलावा नाना प्रकार के विषयों के प्रति मुझ में जो उत्साह था यह तुम अवश्य ही समझ रहे होंगे। सो तो है। आर्कियोलॉजी की पुस्तकें हैं, आर्ट ऑफ बागवानी से संबंधित पुस्तकें हैं, इतिहास, जीवनी, भ्रमण कहानी, यहाँ तक कि थिएटर की भी पुस्तकें देख रहा हूँ। उनमें से तो कुछ नई जैसी लग रही हैं। आप अब भी पुस्तकें खरीदते हैं? हाँ, खरीदता हूँ। राजन नामक मेरा एक मैनेजर नुमा आदमी है। उसे महीने में 2-3 बार कलकत्ता जाना पड़ता है। तब मैं लिस्ट बना देता हूँ, वह कॉलेज स्ट्रीट से ले आता है। फेलुदा ने मेज पर रखी किताब की ओर देखते हुए कहा, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूँ यह समझ में नहीं आ रहा है। काली किंकर बाबू ने कहा, पुस्तकों को अगर अपने हाथ से उठाकर तुम्हारे हाथों में सौंप सकता तो मुझे बेहद खुशी होती, मगर मेरे दोनों हाथ नाकाम हो गए हैं। हम दोनों ने आश्चर्य में आकर उनकी ओर ताका। यह ठीक है कि वे अपने हाथों को कंबल के अंदर डाले हुए थे, मगर इसका कोई खास कारण हो सकता है, यह हम समझ नहीं सके थे। ऑर्थराइटिस का नाम सुना है, जिसे सरल हिंदी भाषा में गाठियावात कहते हैं। हाथ की उंगलियों को अब इस्तेमाल नहीं कर पाता। यह जरूर है कि मेरा लड़का अब कुछ दिनों से यहीं आकर रह रहा है, वरना मेरा नौकर गोकुल ही मुझे खिला पिला जाता है। आपकी चिट्ठी क्या आपके लड़के ने लिखी थी? नहीं, राजन ने लिखी थी। जायदाद की देखभाल वही करता है। डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो बहरमपुर से बुलाकर लाता है। पलासी में अच्छा डॉक्टर नहीं है। फेलुदा की दृष्टि बीच बीच में कमरे के कोने में रखे हुए संदूक की ओर चली जाती थी। वह बोला,
लगता है आपके संदूक में कोई विशेषता है। देख रहा हूँ ताला चाबी की व्यवस्था नहीं है। क्या यह कॉम्बिनेशन से खुलता है? काली किंकर बाबू ने हंसकर कहा, तुम्हारी धारणा सही है। यह एक खास संख्या है, उसी के अनुसार नॉब को घुमाने से खुलता है। किसी जमाने में इन इलाकों में डाकू बेहद उपद्रव मचाया करते थे, यह बात तो तुम्हें मालूम होगी ही। मेरे पुरखे भी डकैती करके जमींदार हुए थे। उसके बाद हम ही लोग डाकुओं के हाथ दुख तकलीफ झेलते आए। इसलिए मन में विचार आया कि ताले के बदले अगर कॉम्बिनेशन करूं तो खतरे से खाली हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद वे भौहें से कुड़कर कुछ सोचने लगे। इसके बाद अपने नौकर का नाम लेकर उसे पुकारा। बूढ़ा गोकुल तत्क्षण आकर हाजिर हो गया। काली किंकर बाबू बोले, पिंजरे को जाकर ले आओ गोकुल। गोकुल कुछ एक सेकंड के दरमियान ही पिंजरा सहित एक तोते को ले आया। मोमबत्ती की रोशनी में तोते की आंखें चमक रही थी। काली किंकर बाबू ने तोते की ओर ताकते हुए कहा, बोलो त्रिनयन, त्रिनयन बोलो तो। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। उसके बाद तोता साफ साफ शब्दों में बोल उठा, त्रिनयन, ओ त्रिनयन। वे तो हैरत में, त्रिनयन, ओ त्रिनयन। मैं हैरत में खो गया। पक्षी को इस तरह साफ बोलते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। मगर बात यहीं आकर ख़त्म नहीं हुई। तोते ने उसके साथ और भी 2 शब्द जोड़ दिए, 120। उसके बाद तोते ने पूरी बात साफ कही, त्रिनयन, ओ त्रिनयन, 120। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 120 मतलब 120 नहीं है। 120 बंगला में इसको बोलते हैं कि 120, 0 मीन्स आराम, आराम कर लो। 1 मने थोड़ा सा, त्रिनयन और त्रिनयन थोड़ा सा सुस्ता लो। ये पूरे वाक्य का अर्थ होगा। त्रिनयन, ओ त्रिनयन, 120। फेलुदा की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने कहा, त्रिनयन कौन है? काली किंकर बाबू ने एक कहकहा लगाते हुए कहा, यह बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इतना ही बता रहा हूँ कि वह जो कुछ कह रहा है वह संकेत है। तुम्हारे पास 12 घंटे का वक्त है। देखना है कि तुम संकेत को खोज निकाल सकते हो या नहीं। इस संकेत का मेरे संदूक से रिश्ता जुड़ा हुआ है। फेलुदा ने कहा, तोते को यह संकेत सिखाने के पीछे कोई उद्देश्य है, और अगर है तो क्या मैं जान सकता हूँ? जरूर जरूर, काली किंकर मजूमदार ने कहा। यह तो जानते ही होंगे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़्यादातर आदमियों की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। 3 साल पहले एकाएक मैं संदूक का संकेत भुला बैठा। इस पर तुम विश्वास करोगे? दिन भर कोशिश करने के बावजूद नंबर याद नहीं आया। अंत में आधी रात में याद आया। नंबर मैंने कहीं लिखकर नहीं रखा है, क्योंकि कब कौन क्या साजिश कर बैठे कहा नहीं जा सकता। इसलिए सोचा था कि इसे दिमाग में ही रखना ठीक है। मेरे एक लड़के को इसका पता है, मगर वह बाहर ही रहता है। इसलिए दूसरे दिन मैंने एक तोते का इंतजाम किया और नंबर को सांकेतिक रूप देकर तोते को सिखा दिया। अब वह बीच बीच में संकेत बोल देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह और पक्षी राधा किशन या महाराज बहादुर कहते हैं। फेलुदा संदूक की ओर देख रहा था। एकाएक उसकी पेशानी पर बल पड़ गए और संदूक की ओर चला गया। उसके बाद लौट कर मेज से उसने मोमबत्ती उठा ली और दोबारा संदूक की ओर चला गया। क्या देख रहे हो भैया? काली किंकर बाबू ने कहा, तुम्हारी जासूसी आंखों को कोई सुराग का पता चल रहा है? फेलुदा ने संदूक के सामने के हिस्से की जांच करके कहा, लगता है आपके संदूक पर बल का प्रयोग किया गया है। शायद किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की है। काली किंकर बाबू गंभीर हो गए। तुम्हें इस पर पूरा विश्वास है? फेलुदा ने मोमबत्ती फिर से मेज पर रख दी और बोला, झाड़ पोंछ से इस तरह के दाग नहीं पड़ सकते हैं। क्या इस तरह की घटना होने की कोई संभावना है? यह बात आप अच्छी तरह से ही बता सकते हैं। काली किंकर बाबू ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, घर पर आदमी के नाम पर मैं, गोकुल, राजन, मेरा ड्राइवर मणिलाल, महाराज और माली हैं। 5 दिन पहले मेरा लड़का विश्वनाथ आया है। वह कलकत्ते में रहता है, व्यवसाय करता है। मुझसे कोई खास संपर्क नहीं है। अब की मेरी बीमारी के बारे में सुनकर आया है। पिछले सोमवार को मैं अपने बगीचे की बेंच पर बैठा था। उठते ही आंखों के सामने अंधेरा तिर आया। मैं फिर से बेंच पर बैठ गया। राजन ने पलासी से विश्वनाथ को फ़ोन किया। वह दूसरे ही दिन डॉक्टर को साथ लाया। लगता है हल्का सा दिल का दौरा आया था। जीवन के बाकी दिन क्या मुझे संशय में ही गुजारने होंगे? मेरे कमरे में डाकू आकर मेरा संदूक तोड़ देगा?
फेलूदा ने काली किंकर बाबू को आश्वस्त किया। हो सकता है मेरा संदेह गलत हो सकता है जब शुरू में संदूक बिठाया गया होगा उसी समय खरोज लग गई होगी। दाग पुराना है या नहीं, यह बात मोमबत्ती की रोशनी में समझ में नहीं आ रही है। कल सवेरे एक बार और देखूंगा। आपका नौकर विश्वासी है ना? गोकुल करीब 30 बरस से है। और राजेन बाबू? राजेन भी पुराना आदमी है, लगता तो विश्वासी ही है। तब हाँ, बात क्या है जानते हो? आज जो विश्वासी है कल विश्वासघात नहीं करेगा, इसकी कौन सी गारंटी है? फेलूदा ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, खैर गोकुल से कहिए जरा नजर रखा करे। मुझे ऐसा नहीं लगता चिंता की कोई कारण है। खैर, लगा काली किंकर बाबू बहुत कुछ आश्वस्त हो गए हैं। हम उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गोकुल तुम लोगों को कमरा दिखा दो। रजाई, कंबल, तोशक, तकिया, मच्छरदानी सबका इंतजाम है। विश्वनाथ बहरमपुर गया है, अभी अभी लौट आएगा। वह आ जाए तो तुम लोग खाना खा लेना। कल सवेरे जाने के पहले अगर चाहो तो मेरी गाड़ी लेकर आसपास का एक चक्कर लगा लेना। हालांकि वैसा कुछ दर्शनीय योग्य तो है यहाँ पर है नहीं। फेलूदा ने मेज पर से किताबें उठा ली। गुड नाइट करने के पहले काली किंकर बाबू ने पहेली की बात उसे एक बार फिर याद दिला दी और उसका समाधान खोज निकालोगे तो मैं तुम्हें गैबरियो का यह सेट उपहार स्वरूप भेंट कर दूंगा। हम लोगों के साथ चलते हुए गोकुल ने 2 बरामदे पार किए। हमें वह कमरा दिखा दिया जिसमें हमें टिकना है। कमरे में पहले से ही एक लालटेन रखी हुई थी। सूटकेस और होल्डाल भी कमरे के कोने में रखे हुए थे। यह कमरा हालांकि काली किंकर बाबू के कमरे से छोटा है, लेकिन सरो सामान कम रहने के कारण इसमें चलने फिरने लायक अधिक जगह है। उजली चादर बिछे पलंग पर बैठते हुए फेलूदा ने कहा, संकेत याद आ रहा है तोप्सा? उफ, त्रिनयन नाम तो मुझे याद है, मगर पूरे संकेत के बारे में पूछकर फेलूदा ने मुझे उलझन में डाल दिया। तू हल नहीं ना कर पा रहा है? झोले से मेरी कॉपी निकालकर संकेत लिख ले। गैबरियो की किताबों के प्रति बेहद लोभ हो रहा है। कॉपी पेंसिल निकालकर मैं बैठ गया। फेलूदा बोलता गया और मैं बड़े बड़े हफ्सों में लिखता गया, त्रिनयन ओ त्रिनयन = 0। लिखने के बाद मुझे लगा यह एक अजीब संकेत है, समझ में कतई नहीं आ रहा है। फेलूदा इसका हल कैसे निकालेगा? फेलूदा बिस्तर से उतरकर खिड़की खोले बाहर की ओर ताक रहा है। चांदनी रात है, शायद पूनम की रात है। मैं फेलूदा के पास जाकर खड़ा हो गया। यह हवेली का पिछला हिस्सा है, फेलूदा बोला। दाहिनी ओर लगता है पोखर बोखर है कुछ। घने पेड़ पौधों की फांक से दूर पानी झलमलाता हुआ दिख रहा है। झिंगुर लगातार बोले जा रहा है। अब उसके साथ सियार की आवाज़ जुड़ गई। मुझे लगा इतने निर्जन स्थान में इसके पहले कभी नहीं आया था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। फेलूदा ने जैसे ही पल्लों को बंद किया, मोटर की आवाज़ हमारे कानों में आई। यह कोई दूसरी ही गाड़ी है, ना कि वही विशाल पुरानी अमरीकी गाड़ी। लगता है विश्वनाथ मजूमदार आ गए, फेलूदा ने कहा। इसका मतलब यह है कि अब खाना खाने की बुलाहट आएगी। सच कहूँ बेहद भूख लगी थी। 1 बजे की गाड़ी पकड़ने के लिए सवेरे ही खाना खाकर निकला था। इतना जरूर है कि रास्ते में रानाघाट स्टेशन में चाय के साथ मिठाई खाई थी। हो सकता है अभी हमें भूख नहीं लगती क्योंकि घड़ी बता रही है कि कुल मिलाकर 8 ही बजे हैं। मगर यहाँ कोई काम तो है नहीं, यहाँ तक कि लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ना भी मुश्किल है। इससे लग रहा था कि खा पीकर अगर कंबल के नीचे घुस जाऊं तो बहुत ही अच्छा रहे। अब तक उधर मेरा ध्यान ही नहीं गया था, मगर अब देखा कि हम लोगों के कमरे में एक तस्वीर है और फेलूदा उसी की ओर घूर रहा है। वह फोटो नहीं, हाथ से बनाया हुआ चित्र है और आकार में अच्छा खासा बड़ा। वह काली किंकर बाबू के किसी पुरखे की तस्वीर है, इसमें कोई संदेह नहीं। चित्र का व्यक्ति नंगे बदन कुर्सी पर बैठा है। मूछें पकी हुई हैं और कंधे तक लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत ही चौड़ा कंधा। मुदगर भांजा हुआ और कुश्ती खेला हुआ शरीर है, फेलूदा ने फुसफुसा कर कहा। लगता है यही पहला डाकू जमींदार है। बाहर से पैरों की आहट सुनाई दी। हम दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। गोकुल बाहर एक लालटेन रख गया था। उसकी रोशनी से शुरू के कमरे के फर्श तक एक छाया पड़ी। उसके बाद एक अजनबी चौखट के बाहर आकर खड़ा हो गया। यही क्या विश्वनाथ बाबू हैं? नहीं, नहीं हो सकता। तंग पहने की धोती पहने हैं, सलेटी रंग का कुर्ता, मूछे घनी, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा। वह गर्दन बढ़ाकर पेशानी पर बल लिए संभवतः हमें खोज रहा है। आपको कुछ कहना चाहते हैं राजेन बाबू? फेलूदा से पूछा।
अब जैसे उसकी नज़र हम पर पड़ी, जुकाम से बैठे गले से कहा, छोटे बाबू लौट आए, चावल परोसने को कह दिया है, गोकुल आकर आप लोगों के पास खबर पहुंचा जाएगा। राजेंद्र बाबू चले गए। बताओ तो किस चीज़ की गंध थी? मैंने फेलूदा से पूछा। पता नहीं चल रहा है, नेप्थलिन की, अभी अभी ट्रंक से गर्म कुर्ता निकाला है। राजेंद्र बाबू के पैरों की आवाज़ जब शून्य में खो गई तो मुझे फिर यही लगने लगा कि हम कितने सन्नाटे से भरे माहौल में पहुंच गए हैं। इस तरह की जगह में इतने लंबे अरसे तक लोग कैसे रहते होंगे जानता हूँ। फेलुदा मेरे पास रहेगा तो मुझे साहस की तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन अगर वह ना रहता तो इस पुराने खंडर नुमा मकान में मैं 5 मिनट भी नहीं रह पाता। काली किंकर बाबू स्वयं बता चुके हैं कि कभी इस मकान में हत्या हो चुकी है। पता नहीं हत्या किस कमरे में हुई थी। इसी बीच फेलुदा लालटन सहित मेज को खींचकर पलंग के पास ले आया और पलंग पर बैठकर कॉपी खोले संकेत पर सोचना शुरू कर दिया। 1-2 बार उसे त्रिनयन त्रिनयन कहकर बड़बड़ाते हुए भी देखा। मैं अब करता ही क्या, दरवाजे से निकलकर बाहर के बरामदे पर चला आया। वह क्या चीज़ है? मेरा कलेजा कांप उठा। ना जाने क्या तो बरामदे के उस ओर हिल उठा। वहाँ लालटेन की रोशनी अंधेरे में खो गई। दांत से दांत दबाए मैं अंधेरे की ओर ताकता रहा। अब पता चला कि यह एक बिल्ली थी, मामूली या सफ़ेद बिल्ली नहीं। इसके बदन पर शेर की तरह धारियां थीं। बिल्ली कुछ देर तक मेरी ओर अपलक ताकती रही। उसके बाद एक उबासी लेकर दूसरी ओर मुड़ी और नजाकत के साथ चलती हुई अंधेरे में लापता हो गई। उसके कुछ देर बाद ही तोते की कर्कश आवाज़ सुनाई पड़ी, फिर चुप्पी। पता नहीं विश्वनाथ बाबू का कमरा किधर है? वे 2 मंजिले पर रहते हैं या 1 मंजिले पर? राजन बाबू कहाँ रहते हैं? हमें ऐसा कमरा क्यों दिया जहाँ से किसी की कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ती? मैं कमरे के अंदर लौट आया। फेलुदा पलंग पर पाँव को मोड़कर हाथ में कॉपी लिए सोचने में तल्लीन है। अब बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मैंने कहा, ये लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं? फेलुदा ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, तो ठीक ही कह रहा है, लगभग 15 मिनट हो चुके। यह कहकर वह फिर से कॉपी में खो गए। फेलुदा को जो पुस्तकें मिली थी मैंने उन्हें उलट पुलट कर देखा। एक पुस्तक उंगली की छाप से संबंधित है, दूसरी का नाम है क्रिमिनोलॉजी और तीसरी का क्राइम एंड इट्स डिटेक्शन। चौथी पुस्तक के नाम का अर्थ मेरी ही समझ में नहीं आया। तब हाँ, बहुत सी तस्वीरें हैं। उससे में लगातार 10 पृष्ठों तक सिर्फ अलग अलग तरह के पिस्तौल और बंदूकों की तस्वीरें हैं। फेलुदा के अपना रिवॉल्वर साथ ले आया है? यह प्रश्न दिमाग में आते ही याद आया, फेलुदा जासूसी करने नहीं आया है, और जब जासूसी की कोई ज़रूरत ही नहीं तो फिर रिवॉल्वर की क्या ज़रूरत? पुस्तकों को सूटकेस के अंदर रखकर मैं पलंग पर बैठने जा ही रहा था कि अचानक अनपहचाने गले की आवाज़ आई और मेरा कलेजा फिर से धड़क उठा। अब की जो आदमी आया उसे पहचानने में कोई असुविधा नहीं हुई। यह गोकुल राजन बाबू गाड़ी का ड्राइवर या रसोइया नहीं है, इसलिए यह व्यक्ति विश्वनाथ बाबू के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने बहुत देर कर दी। उन्होंने फेलुदा को नमस्कार करते हुए कहा, मेरा नाम विश्वनाथ मजुमदार है। यह कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाप से बेटे का चेहरा बहुत कुछ मिलता जुलता है, खास तौर से आँख और नाक। उम्र 40 या 45 के करीब होगी। सिर के तमाम बाल अभी तक काले हैं, मूछ या दाढ़ी नहीं है, दोनों होठ बेहद पतले हैं। यह आदमी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा कहना मुश्किल है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि उन्होंने हमें इतनी देर तक बिठा कर रखा, और दूसरा कारण यद्यपि हमारी ओर देखते हुए मुस्कुराए, मगर मुझे वह मुस्कुराहट असली नहीं लगी। मेरी धारणा शायद गलत भी हो सकती है। मानो वे हमें देखकर खुश नहीं हुए, हमारे चले जाने के बाद ही खुश होंगे। फेलुदा और मैं विश्वनाथ बाबू के साथ साथ सीधे रसोई घर में पहुंचे। मैंने सोचा था फर्श पर बैठकर खाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल देखने को मिली। टेबल पर चांदी की थाली, कटोरे और गिलास सजे थे। हम जब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, विश्वनाथ बाबू ने कहा, चाहे जाड़ा हो या गर्मी, मैं दोनों वक्त स्नान करने का अभ्यस्त हूँ। यही वजह है कि थोड़ी देर हो गई। उनके बदन से कीमती साबुन की गंध आ रही थी। इसका पता मुझे पहले ही लग चुका था। अब लग रहा था कि सेंट भी लगा कर आए हैं। इसमें शक नहीं है कि भले आदमी बहुत शौकीन है। सफ़ेद रेशमी कपड़े की कमीज पर गाढ़े हरे रंग का बिना बाहों वाला कार्डिगन है और उनके साथ सलेटी रंग की टेरोलिन की पैंट।
कटोरे से दबे भात को फैलाकर मैंने उसे केले के फूल की सब्जी के साथ खाना शुरू कर दिया। थाली की चारों ओर गोलाकार सजी हुई कटोरियों में 3 तरह की सब्जियां, मूंग की दाल और रोहू मछली का शोरबा है। बाबूजी से आपकी बातचीत हुई थी? विश्वनाथ बाबू ने पूछा। हाँ, फेलुदा ने कहा। उन्होंने मुझे बेहद शर्मिंदगी में डाल दिया है। किताबों को उपहार देकर? जी हाँ, आजकल बाजार में ये पुस्तकें यदि उपलब्ध होती तो उनकी कीमत कम से कम 500-700 रुपये होती। विश्वनाथ बाबू ने हंसते हुए कहा, यह जानकर ही आपको बुला भेजा है। मैंने बाबूजी को बहुत फटकारा था। शहर के आदमी को इस घनघोर देहात में बुलाकर कष्ट देने का कोई मतलब? फेलुदा ने उनकी बात का विरोध करते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर मजुमदार? यहाँ आने से हमारा बहुत बड़ा उपकार हुआ है, इसमें तो कष्ट की कोई बात नहीं। विश्वनाथ बाबू ने फेलुदा की बातों को कोई महत्व न देते हुए कहा, इन 4 दिनों के दरमियान ही मेरा जी उब गया है। बाबूजी लगातार इतने दिनों तक यहाँ कैसे रहते आए हैं मालूम नहीं। बाहर क्या जाते ही नहीं? बात इतनी ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वे अपनी अंधेरी कोठरी में पलंग पर लेटे रहते हैं। दिन में केवल 2 बार कुछ क्षणों के लिए बागीचे पर जाकर बैठते हैं। अब तबीयत खराब रहने के कारण यह सिलसिला भी बंद हो गया है। आप और कितने दिन रहिएगा? मैं कल ही चला जाऊंगा। बाबूजी के लिए तत्काल किसी डेंजर की संभावना तो है नहीं। आप लोग भी तो शायद 8:30 बजे की ट्रेन से वापस जा रहे हैं। जी हाँ, फिर आप लोगों के जाते ही मैं भी रवाना हो जाऊंगा। फेलुदा ने भात में दाल डालते हुए कहा, आपके पिताजी ने तो नाना प्रकार का शौक देखने को मिला है। आप क्या 100% व्यवसायी हैं? हाँ साहब, काम धंधे के कारण आज के ज़माने में कुछ और करने की इच्छा ही नहीं होती। विश्वनाथ बाबू से विदा लेकर जब हम कमरे में पहुंचे तो उस वक्त लगभग 9:30 बज चुके थे। यहाँ घड़ी का वक्त मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि 7 बजे से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि आधी रात हो चुकी है। मैंने फेलुदा से कहा, बत्तियों की को दूसरी ओर रखकर अगर लेटूं तो तुम्हें कोई आपत्ति है? क्यों, क्या बात है? इसलिए कि वे जब आँख खोले कहीं डाकू बाबू पर नजर ना पड़े। फेलुदा ने हंसकर कहा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भले आदमी की निगाह मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है। सोने के पहले फेलुदा ने लालटेन की रोशनी कम कर दी और इसका नतीजा यह हुआ कि कमरा जैसे और भी छोटा दिखने लगा। मुझे झपकी आ रही थी, मगर फेलुदा के मुंह से अंग्रेजी शब्द सुनकर मुझे आश्चर्य में आ गया। मेरी आंखें खुल गई। मैंने साफ साफ सुना कि फेलुदा कह रहे हैं, देयर वाज अ ब्राउन क्रो। मैं कोहनी के बल उठकर बैठ गया। ब्राउन क्रो? कौवा कहीं भूरे रंग का होता है क्या? अनाप शनाप बक रहे हो फेलुदा? लगता है गैबरियो की पुस्तक मिल जाएगी तब सा। सो क्या हलडुल निकाला? बहुत ही आसान है। हमारे मुल्क में आकर अंग्रेज लोगों ने जब शुरू में हिंदी सीखना शुरू किया, उच्चारण की सुविधा के लिए उन्होंने कुछ तरीके निकाले। देयर वाज अ ब्राउन क्रो, इस वाक्य में भूरे कौवे का कोई संबंध नहीं था। असल में यहाँ साहब बेरा से दरवाज़ा बंद करने को कह रहा था। दरवाज़ा बंद कर दो। यह त्रिनयन का मामला भी बहुत कुछ इसी तरह का है। शुरू में त्रिनयन को 3 सोचकर ही बार बार पछाड़ खा रहा था। सो कैसे? वह 3 नहीं है क्या? मैं भी तो 3 सोच रहा था। 3 नहीं है, त्रिनयन 3 है और नयन 9 है, दोनों मिलाकर 39। त्रिनयन ओ त्रिनयन, 39 ओ 39। यहाँ ओ का अर्थ है 0 यानी 0। मैं उछल पड़ा। फिर 1 to 0 का मतलब? राइट टू 0, पानी की तरह साफ है, इसलिए पूरी संख्या है 390392 भला कैसे दिमाग में यह बात आ गई? अब जाकर सोच रहा। मन ही मन फेलुदा की बुद्धि की प्रशंसा कर तकिए पर माथा रखकर आंखें बंद करके सोने ही जा रहा था कि तभी बरामदे में पैरों की आहट आई। राजन बाबू है, इतनी रात में उन्हें क्या जरूरत पड़ी? छोटे बाबू ने पूछवाया कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सब ठीक है। वे जिस तरह से आए थे उसी तरह चले गए। आंखें बंद करने के समय पता चला खिड़कियों की झिलमिली से आती हुई चांदनी एकाएक मलिन हो गई और दूर के से मेघों का गर्जन आ रहा है। उसके बाद ना जाने कहाँ से 2 बार बिल्ली की म्याऊं म्याऊं आवाज़ आई। सुबह नींद टूटने पर देखा फेलुदा कमरे की खिड़कियां खोल रहा है। वह बोला, रात बारिश हुई थी, इसका तुझे पता नहीं चला था? रात चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन अभी मेघ का नामो निशान नहीं है। झिलमिलाती हुई धूप तैर रही है। यह मैं खाट पर लेटे रहने के बावजूद बाहर के पेड़ पौधों को देखकर समझ रहा हूँ। मेरे उठने के आधे घंटे बाद ही बूढ़ा गोकुल आकर चाय दे गया। दिन की रोशनी में उसका चेहरा देखने पर लगा
गोकुल सिर्फ बूढ़ा ही नहीं बल्कि उसके जैसा टूटा हुआ शरीर और दुख से भरा भाव मैंने बहुत ही कम आदमियों में देखा है। काली किंकर बाबू सोकर उठ गए? फेलूदा ने पूछा। गोकुल कान से कम सुनता है या नहीं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, परंतु फेलूदा का प्रश्न सुनकर वह फटी फटी आंखों से उनकी ओर ताकने लगा। उसके बाद दूसरी बार उससे पूछा गया तो उसने सिर हिलाकर हामी भरी और कमरे से बाहर चला गया। हम 7:30 बजे काली किंकर बाबू के कमरे के अंदर पहुंचे। वे कल ही की तरह कंबल के नीचे बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी बगल की खिड़की से धूप आती है, शायद इसी वजह से वे उसे बंद कर रखे हुए हैं, इसलिए सुबह के वक्त भी कमरा इतना अंधेरा है। वहाँ जितनी भी रोशनी है वह बरामदे के दरवाजे से होकर आ रही है। आज पहली बार हमारे ध्यान में यह बात आई कि कमरे की दीवार पर काली किंकर बाबू का एक मढ़ा हुआ फोटोग्राफ है। यह तस्वीर बहुत पहले की ही ली हुई है क्योंकि तब उनकी दाढ़ी मूंछ पक्की नहीं थी। वे बोले, गैब्रियो की पुस्तक मैंने पहले से ही निकलवा कर रख दी है क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम कामयाब होंगे ही। फेलूदा ने कहा, हुआ हूँ या नहीं बतलाइए। 3939 राइट टू 0, ठीक है? शाबाश जासूस, काली किंकर मजूमदार ने हंसते हुए कहा। लो, किताबों को अपनी झोली के अंदर रख लो और दिन की रोशनी में एक बार संदूक के दागों को ठीक से देख लेना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसके कारण कोई चिंता की बात है। ठीक है, फेलूदा ने कहा, आप निश्चिंत रहें, यही बेहतर है। किताबों को उसने अपनी झोली के अंदर रख लिया। तुम लोग चाय पी चुके हो? काली किंकर बाबू ने पूछा। जी हाँ, ड्राइवर से कह दिया है, वह गाड़ी बाहर रखी है, तुम लोगों को स्टेशन पहुंचा देगा। विश्वनाथ खूब सवेरे ही चला गया। बताया कि वह अगर 10 बजते बजते कलकत्ता पहुंच जाए तो उसे सुविधा होगी। राजन बाजार गया हुआ है। गोकुल तुम लोगों को सरो सामान गाड़ी पर रख देगा। तुम लोग क्या स्टेशन जाने के पहले तनिक आसपास की परिक्रमा करना चाहते हो? फेलूदा ने कहा, सोच रहा हूँ 10:30 बजे की ट्रेन का इंतजार करने की बजाय अगर हम निकल जाएं तो हो सकता है 372 डाउन मिल जाए। ठीक है, तुम जैसे शहरी लोगों को मैं देहात में कैदी बनाकर रखना नहीं चाहता। तब हाँ, तुम्हारे आने से मुझे बेहद खुशी हुई और यह बात मेरा मन ही जानता है। कल रात की बारिश से भीगे रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए हम पलासी स्टेशन की ओर जा रहे थे। मैं सवेरे से भीगे धान के खेतों का दृश्य देख रहा था। तभी फेलूदा ने ड्राइवर से एक सवाल किया, स्टेशन जाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? जी नहीं, मणिलाल ड्राइवर ने पूछा। फेलूदा का चेहरा गंभीर हो गया। एक बार सोचा पूछूं कि क्या सोच रहे हैं। संदेह का कोई कारण है? मगर मुझे साहस नहीं हुआ। रास्ते में चूंकि कीचड़ था इसलिए स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट की जगह 15 मिनट लग गए। सरो सामान उतारकर हमने गाड़ी छोड़ दी, मगर फेलूदा टिकट घर की ओर नहीं गया। माल असबाब स्टेशन मास्टर के पास रखकर वह दोबारा बाहर रास्ते पर निकल गया। रास्ते में साइकिल रिक्शे की कतार खड़ी थी। सबके सामने के रिक्शे वाले के पास जाकर फेलूदा ने पूछा, बता सकते हो कि यहाँ कोतवाली कहाँ है? बता सकता हूँ हुजूर। चलिए, तो जल्दबाजी है। रिक्शा पैं पैं करता हुआ हॉर्न बजाता हुआ भीड़ से निकलकर 5 मिनट के अंदर ही कोतवाली पहुँच गया। फेलूदा की ख्याति यानी कि प्रसिद्धि यहाँ तक भी पहुँच चुकी है। इसका पता तब चला जब फेलूदा के द्वारा अपना परिचय बताते ही सब इंस्पेक्टर मिस्टर सरकार ने उसे पहचान लिया। फेलूदा ने कहा, घुरघुटिया के काली किंकर मजूमदार के बारे में आपकी क्या जानकारी है? कृपया बताने का कष्ट करें। काली किंकर मजूमदार? सरकार की पेशानी पर लकीरें उभर आई। आदमी के लिहाज से तो बड़े ही अच्छे हैं साहब, किसी से 6-5 में नहीं रहते। उनके बारे में कभी कोई बदनामी सुनने को भी नहीं मिली। और उनका लड़का विश्वनाथ, वे क्या यहीं रहते हैं? नहीं, कलकत्ते में। क्यों, मामला क्या है मिस्टर मित्तर? आपको एक बार अपनी जीप के लिए मेरे साथ चलना होगा, संगीन मामला लगता है। कीचड़ भरे रास्ते पर उछलती हुई जीप घुरघुटिया की ओर दौड़ने लगी। फेलूदा ने घोर उत्तेजना के बीच सिर्फ एक बार जबान खोली, हालांकि उसकी बात मेरे अलावा कोई दूसरा सुन नहीं सका। ऑर्थराइटिस, संदूक का दाग, डिनर में विलंब, राजन बाबू की रुधी हुई आवाज, नेप्थलीन, सब कुछ एक सिलसिला लगता है। तोपसा, फेलू मित्र के अतिरिक्त भी ढेरों आदमी अक्लमंद हो सकते हैं, यह बात हमेशा मेरे ध्यान में रहती है। मजूमदार के मकान पर पहुंचने पर पहले पहल जिस चीज़ ने मुझे हैरत में डाल दिया वह थी एक काले रंग की एम्बेसडर कार।
गाड़ी फाटक के बाहर खड़ी थी। निसंदेह यह विश्वनाथ बाबू की गाड़ी है। जीप से उतरते उतरते फेलुदा बोला, ध्यान से देखो, अभी तक गाड़ी में कीचड़ नहीं लगा है। यह गाड़ी कुल मिलाकर अभी बाहर निकली है। संभवतः वे विश्वनाथ बाबू का ड्राइवर ही था। संभवतः इसलिए कि इस आदमी को हमने इससे पहले नहीं देखा था, जो हमें देखकर घबरा गया और मुंह लटकाकर फाटक के किनारे पत्थर की तरह खड़ा हो गया। तुम इस गाड़ी के ड्राइवर हो? फेलुदा ने पूछा। जी हाँ। विश्वनाथ बाबू कहाँ हैं? उसे झिझकते देखकर फेलुदा ने अब इंतजार नहीं किया और सीधे घर के अंदर घुस गया। उसके पीछे कोतवाल, मैं और एक कांस्टेबल। दोबारा उसी रास्ते उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ते हुए हम चारों जन काली किंकर बाबू के कमरे के अंदर गए। कमरा खाली है। बिस्तर पर वही कंबल पड़ा हुआ है। बाकी जितनी चीजें हैं उसी तरह से है, मगर मालिक नहीं है। सर्वनाश, फेलुदा ने कहा। वह संदूक की ओर ताक रहा है। संदूक खुला हुआ है। साफ साफ पता चल जाता है और उसमें बहुत कुछ बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर गोकुल खड़ा हो गया। वह थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू हैं। देखने से ऐसा लगता है जैसे उसकी आखिरी हालत हो। फेलुदा ने उछल कर उसे पकड़ लिया और पूछा, विश्वनाथ बाबू कहाँ हैं? वे अभी पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए। जाकर देखिए तो मिस्टर सरकार। कोतवाल और कांस्टेबल उनकी तलाश में निकल पड़े। सुनो गोकुल, फेलुदा ने जोरों से उसके कंधों को झकझोरते हुए कहा, जरा भी झूठ बोलोगे तो तुम्हें हवालात की हवा खानी पड़ेगी। काली किंकर बाबू कहाँ हैं? गोकुल की पुतलियां जैसे बाहर निकल आई। हुजूर, 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 उनकी हत्या कर डाली है। किसने? छोटे बाबू ने। कब? छोटे बाबू जिस दिन आए उसी रात बाप बेटे में झड़प हुई। छोटे बाबू ने संदूक के नंबर के बारे में पूछा। मालिक ने कहा, मेरे तोते को मालूम है, उसी से जान लेना, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद उसके कुछ ही पल बाद छोटे बाबू और उसके ड्राइवर ने मिलकर। गोकुल का गला रूंध गया। बाकी बात उसने बहुत तकलीफ के साथ बतलाई। दोनों ने मिलकर मालिक की लाश को पीछे के तालाब के पानी में फेंक दिया, गले में पत्थर बांधकर। छोटे बाबू ने प्राणों का भय दिखाकर मेरी जबान बंद कर दी। समझ गया। राजेन बाबू नामक यहाँ कोई आदमी नहीं है ना? यह बात थे, मगर 2 साल पहले ही उनका देहांत हो चुका है। अब फेलुदा और मैं नीचे की ओर भागे। सीढ़ियाँ उतरकर बाएं मुड़ते ही बागीचे में जाने का रास्ता मिलता है। बाहर निकलते ही मिस्टर सरकार की चिल्लाहट कानों में आई। भागने की चेष्टा नहीं गए मिस्टर मजूमदार, मेरे हाथ में हथियार है। ठीक उसी क्षण पानी में कूदने की आवाज़ आई और उसके साथ ही पिस्तौल की आवाज़। हम दोनों पेड़ पौधों को पार करते झाड़ियों को रौंदते रौंदते आगे बढ़े और देखा मिस्टर सरकार हमारी ओर पीठ किए हाथ में पिस्तौल लिए खड़े हैं। इमली के पेड़ के बाद ही वह तालाब है जिसे कल हम देख चुके हैं। उसके पानी का अधिकांश हिस्सा जलकुंभी से ढका हुआ है। मैं पहले ही कूद चुका था। मिस्टर सरकार ने कहा, तैरना नहीं जानता गिरीश, खींचकर बाहर निकाल सकते हो या नहीं? अंततः कांस्टेबल विश्वनाथ बाबू को खींचकर बाहर ले आया। अब छोटे बाबू की हालत उसी तोते की जैसी है। वे पिंजरे में बंद है। संदूक से रुपया, पैसा, गहना वगैरह जो कुछ निकाला था सब बरामद हो चुका। यह सही है कि वे व्यवसाय करते थे, मगर जुआ आदि बहुत सी बुरी आदतें पाले हुए थे। इधर हाल ही में कर्ज चुकाने में उसकी हालत बदतर हो गई थी। फेलुदा ने कहा, काली किंकर बाबू से मिलने के करीब 20 मिनट बाद राजेन बाबू आए और राजेन बाबू के जाने के करीब आधा घंटे बाद विश्वनाथ बाबू से मुलाकात हुई। तीनों आदमी एक साथ कभी दिखाई नहीं पड़े। इसी पर सोचने के बाद पहले पहल मेरे मन में संदेह पैदा हुआ कि 3 आदमी हैं या नहीं, या एक ही आदमी बारी बारी से 3 आदमियों की भूमिका निभा रहा है। तब एक्टिंग की किताबों की बातें मुझे याद हो आई। फिर क्या किसी जमाने में विश्वनाथ बाबू को थिएटर का शौक रहा है? अगर वे छद्म यानी जो दूसरा वेश धारण करते हैं, छद्मवेश धारण करने में पटु हों, अभिनय करना जानते हैं, तो इस तरह अंधेरे मकान में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना उनके लिए कठिन कार्य नहीं था। अपना हाथ उन्हें कंबल के नीचे छिपा कर रखना पड़ा था, इसलिए कि मेकअप कर किस तरह 73 साल के बूढ़े का हाथ बनाया जाता है, यह कला उन्हें मालूम नहीं थी। संदेह तब पक्का हो गया था जब देखा कि कीचड़ पर विश्वनाथ की गाड़ी के टायर का छाप नहीं है। बात खत्म होने को पर मैंने पूछा, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने पत्र लिखा था? फेलुदा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि काली किंकर बाबू ने ही लिखा था। विश्वनाथ बाबू को इसका पता चल गया था। उन्होंने आने से इसलिए नहीं रोका कि मेरी बुद्धि की सहायता से उन्हें संकेत की जानकारी प्राप्त करनी थी।
आखिरकार हमें 10 बजे की गाड़ी पकड़नी थी। रवाना होने से पहले फेलुदा ने अपने सूटकेस और झोली से 8 पुस्तकें बाहर निकालकर मुझे दी और कहा, खूनी के हाथ से उपहार लेने की मुझे कोई लालसा नहीं है। तोप्सा, जाकर इन्हें बुक शेल्फ में खाली स्थानों पर रख दो। मैं जब पुस्तकें रखकर काली किंकर बाबू के कमरे से बाहर निकल रहा था, तोता तब भी बोल रहा था, त्रिनयन, ओ त्रिनयन, 1 2 0।